जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक खान सर का स्टूडेंट आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग एविटेरिया का सेट नंबर 2 यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि हम लोग एविटेरिया के एमसीक्यू सीरीज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 5000 एमसीक्यू सीरीज का जो बुक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 1 से 100 तक सेट दिया गया है। धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करेंगे और याद रखना है कि इसमें जो है आपका मेरा एमसीक्यू जो मेरा आपका एक्सपीरियंस है मीन्स प्रीलिम्स पास करने का, उसके साथ ही जो भी आपका खान सर के जो नोट्स होंगे उनका सारा जो मेरा नोट्स होगा, इन सब का संकलन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा कंटेंट के रूप में आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है, फ्री चल रहा है, फ्री आंसर राइटिंग सीरीज से जुड़ना है, तो आप हमें इस नंबर पे 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो टेलीग्राम का लिंक है आपको दिया हुआ है @BPSC_my_notes है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को आप एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नंबर सेट नंबर 2 पे। एविटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा डिटेल में जाएगा, इसके वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू दूसरे वीडियो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो जो भी मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है आर्टिकल है, 5 आर्टिकल, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए 15, 16, 19, 29 और 30 हो जाएगा। तो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा आपका उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट था उसमें कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। इसके बाद जो आपका 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया जाता है। और फंडामेंटल राइट जो है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के अंडर आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कैसा आपका जस्टिकेबल नेचर का है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल जो है और हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये आपका गलत लग रहा है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो 35 यहाँ पर नहीं है, आपका 30 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही बात है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य जो है, 1/4 नहीं 1/3 सदस्य होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? आपके गलत हो जाएगा। याद रखना है, राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था, लेकिन डेट आजकल पूछता है तो 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, जिसमें जो है आपका राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट जो आपका राज्यसभा कहते हैं। और यहाँ पे जो टोटल सीट होती है आपका 250 सीट है, मैक्सिमम सीट 250 है। और लेकिन अभी कितना चला है? 245 अभी के हाल में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नया राज्यसभा जो बनाया उसमें 384 सीट्स है। याद रखना है कि जो राज्यसभा में टोटल जो नंबर ऑफ सीट है 4 यूटी को दिया गया है, जिसमें से 4 यूटी को दिया गया है, और स्टेट के लिए तो बाकी रेस्ट हो जाएगा, और नॉमिनेटेड आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना है? 245 है अभी फिलहाल चल रहा है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? जो हमारा मनी बिल है, धन विधेयक, उसको कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 दिनों तक जो है काउंसिल जो है राज्यसभा अधिकतम जो है मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकता है। अगर हम बात करते हैं मनी बिल, तो मनी बिल जो है आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 110 में आता है, और साथ में आर्टिकल 109 में भी आता है मनी बिल। लेकिन मनी बिल जो होता है आर्टिकल 109 में कहता है कि मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित हो सकता है, राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता है। और 110 कहता है, डिफाइन करता है आपका मनी बिल को, इतना ही है। और मनी बिल के पास होने में से आपका प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, यानी पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके मनी बिल होगा। और मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करता है? तो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, ये मान सकते हैं होगा। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये आपका गलत है।
यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप का आयु नहीं दिया है, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन नहीं दिया है राज्य हाई कोर्ट की जज के रिगार्डिंग में। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसका मिनिमम जो एज है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 224 के अंडर में आता है हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट ऑफ जज का। और 224 में ए में आएगा, देखिए 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ जज होता है और 224 ए में आता है आपका रिटायर्ड जज के बारे में है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के बीते होना चाहिए। जो हमारा फाइनेंशियल आपका इमरजेंसी होता है, कहाँ पे है, हाँ वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है हमारा, कितने महीने के भीतर में दोनों सदनों के द्वारा पास होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मंथ। सारे फाइनेंशियल जो सारे इमरजेंसी जो होते हैं आपके 2 मंथ का टाइम लेते हैं, लेकिन जो आपका नेशनल इमरजेंसी जो लगता है, नेशनल इमरजेंसी वो आपका 1 मंथ का टाइम लेता है पास होने के लिए, ठीक है। तो बाकी आपका जो आपका प्रेसिडेंट रूल होता है और चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें 2 मंथ होता है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी होता है वो आपका लेता है 1 मंथ। नेक्स्ट है और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल भी आपको साथ साथ चलना है, आर्टिकल 360 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो केंद्र सरकार में भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो ये जो लाया गया था आपका 1963 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1963 में लाया गया था। क्या लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस का जो कोई भी जिक्र नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, याद रखना है, ठीक है। ये हमारे किस में दिया है, हमारे लोकसभा के रूल में, रूल नंबर 198 में लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इसका कोई जिक्र नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा किस में होगा, लोकसभा में पारित किया जाएगा। और यहाँ पे जो इसको पारित करने से पहले 50 लोगों का क्या होना चाहिए, आपका सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और पहली बार किसके अगेंस्ट में लाया गया था 1963 में, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में ये लाया गया था। और अब तक 2018 तक 27 बार लाया जा चुका है, ठीक है। 2018 तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पेश कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 7 नंबर का है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो कौन सा अनुबंध है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 37। कहता है कि जो हमारा DPSP है वो आपका नॉन जस्टिकेबल है, यानी आप अगर इसका वायलेशन होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 37 में है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 38 में, तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, तो 38 कहता है आपका पीपल के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में बात करता है, कल्याण के बारे में बात करता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39 में, तो ये बात करता है आपका कौन सा 39 में, तो यहाँ पे जो है सभी को पर्याप्त जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, यानी एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। आर्टिकल 39 में एक और आर्टिकल आता है जो कि आर्टिकल 39A है, इसमें फ्री लीगल एड्स की बात की गई है, यानी आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। और याद रखना है DPSP कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग यहाँ पे, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका 1991 में चलैया समिति का किया गया था। और चलैया समिति किसके रिगार्डिंग है, टैक्स रिफॉर्म का हो जाएगा। चलैया समिति कौन आ जाएगा, टैक्स रिफॉर्म में आ जाएगा चलैया समिति का। उसी तरह से अगर हम कुछ समिति का बात करते हैं, तो जो आपका मल्होत्रा कमेटी था वो आपका इंश्योरेंस रिफॉर्म से था, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स में था मल्होत्रा कमेटी। बैंकिंग रिफॉर्म से अगर बात करते हैं तो नरसिम्हम कमेटी आ जाएगा, जो कि 1991 में था। विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर भी कब आ जाएगा, तो GST रिफॉर्म का था। विजय केलकर आपका GST रिफॉर्म हो जाएगा, जो कि आपका 1993 का हो जाएगा विजय केलकर कमेटी। और तारापुर कमेटी जो हो जाएगा आपका कब का है, ये आपका फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का हो जाएगा आपका तारापुर कमेटी, बताएं, ठीक है। बाकी जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत सारा कमेटी है, दांदेरकर कमेटी है, 1971 में अलग कमेटी आया था, अलग कमेटी ये आपका 1979 में आया था, यानी 1979 में। और लकड़ावाला कमेटी 1993 में। फिर आपका रंगराजा कमेटी हो गया, तेंदुलकर कमेटी हो गया, आपका ऐसे चलते चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो कौन सा हो जाएगा कोको के लिए, तो ये हो जाएगा भूरी क्रांति का संबंध यहाँ पे होता है।
भूरी क्रांति का संबंध है कोको उत्पादन के लिए हो जाएगा। काली क्रांति हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। गोल्डन क्रांति हो जाएगा आपका जूट फाइबर के लिए। और धूसर क्रांति, इसका कलर क्या होता है आई डोंट नो, तो बाकी इन तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, यानी आता भी आसानी से और जाता भी आसानी से, तो इसको हम सॉफ्ट मनी कैटेगरी में डालते हैं। यानी आएगा भी आसानी से और चला भी जाएगा आसानी से, तो सॉफ्ट मनी इसको कहलाता है। 10 का हो जाएगा आपका डी, सॉफ्ट मनी टेक्निक। सॉफ्ट। नेक्स्ट है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य, यानी आपका क्या हो जाएगा फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस। इसको एफआरपी का फुल फॉर्म फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस होता है, जो को अनुमोदित कौन करता है, तो इसको अनुमोदित करने वाला हो जाएगा आपका आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी, यानी कौन सा है सीसी, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और ये जो है सीसी ईयर डिटरमाइन करता है, सीसी ईयर डिटरमाइन करता है, और रिकमेंड इसको कौन करता है, तो ये आपका सीएससीपी रिकमेंड करता है, ठीक है। और ये शुगर केन ऑर्डर, शुगर केन ऑर्डर जो है आपका 1966 से ये इसको लिया गया है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, तो सरकारी पदों का त्याग था, विदेशी माल का बहिष्कार था, अदालतों के वकील का बहिष्कार भी था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये आपका नहीं थी। इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा, आप सबको पता होगा। और मैं यहाँ बताऊंगा सरकार जो असहयोग आंदोलन था इसका आपका मोटो क्या था, इसका स्वराज एक मोटो था। कौन सा था, स्वराज इसका एम था, जो कि कब आया था, पहली बार जो लाया गया था होगा 5 सितंबर को लाया गया था। 5 सितंबर को 1920 को लाया गया था, जो कि एक स्पेशल सेशन के रिगार्डिंग लाया गया था। उसके बाद जो इसको इंडोर्स किया गया था नागपुर सेशन में 1920 में, जो कि दिसंबर में आया था। और फिर जो है आपका एनसीएम को हटा लिया गया था, किसके वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था तो उसके वजह से एनसीएम को हटा दिया गया था। और चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 4 से 5 फरवरी, 4 या 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, याद रखना है इस चीज़ को। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, तो दांडी मार्च जो है आपका 6 अप्रैल 1930 को इसकी समाप्ति हो गई थी। याद रखना दांडी मार्च जो है आपका 12 अप्रैल से चला था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो स्टार्टिंग हुआ था 12 मार्च को और एंड हुआ था आपका 6 अप्रैल को। और ये जो है कितने दिन का गैप था, ये आपका 24 दिन का आपका ये जर्नी था, जो कि महात्मा गांधी ने 78 फॉलोअर के साथ स्टार्ट किया था। उसके बाद हज़ारों लोग जुड़ गए थे, और साथ में जो डिस्टेंस कवर था आपका 40 माइल्स का डिस्टेंस था, जो कि अगर किलोमीटर में बताए 384 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा दांडी मार्च को, साल्ट मार्च। नेक्स्ट है गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम बताना है, कौन सा है, चौरी चौरे घटना हो जाएगा 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं 4 फरवरी भी होता है, तो आपको याद रखना है चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद द्वितीय गोल मैच 7 सितंबर 1931 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में, लेकिन मार्च में नहीं हुआ था, ये अगस्त में हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। रिजोल्यूशन आपको 8 अगस्त को था, लेकिन फिर क्या हुआ था, 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, लेकिन सभी को ऑपरेशन जीरो आवर के अंडर में को कर लिया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने का गठन कब किया था, तो इसका 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किए थे, 21 अक्टूबर 1943 को किए थे, ठीक है। ये आज़ाद हिंद फौज क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, आज़ाद हिंद फौज जाएगा। तो पहली बार जो पहला आईएनए जो बनाया गया था वो किसके अंडर में बनाया गया था, कैप्टन मोहन सिंह के अंडर में बनाया गया था 1942 में। अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो आपका सितंबर 1942 में बनाया गया था पहला आईएनए। इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ये टेक ओवर कर लेते हैं और उसको लीड करते हैं जुलाई 1943 में, यहाँ पे अक्टूबर करा है, तो अक्टूबर 1943 में जो है आपका ये लीड करते हैं, और यहाँ पे 3 ब्रिगेड बनाते हैं, नेहरू, सुभाष और जवाहर। नेहरू ब्रिगेड हो गया, सुभाष ब्रिगेड हो गया और गांधी ब्रिगेड हो गया, और प्लस एक रानी झांसी रेजिमेंट था जो कि आपका था। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया, तो ये किया गया आपका 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है आपका 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था, सती प्रथा का
अंत किया गया था। इसके साथ ही याद रखना है सती प्रथा में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, राजा राम मोहन रॉय का था, और इसके वजह से बेंटिक ने इसको क्या किया था, ख़त्म किया था सती प्रथा को 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो वहाबियों को कुचलने का श्रेय जो जाता है तो ये जाता है आपका लॉर्ड एलिंगटन प्रथम को। लॉर्ड हटा दो, जरूरत नहीं है, ठीक है, काट देना है, लॉर्ड किसी को नहीं कहना है। तो एलिंगटन प्रथम जो है आपका वहाबियों को कुचलने का श्रेय जाता है आपका एलिंगटन प्रथम को जाता है। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलिंगटन प्रथम। तो वहाबी मूवमेंट के बारे में कुछ जान रहे, क्योंकि बिहार में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था वहाबी का। तो वहाबी मूवमेंट को सबसे पहले जो है कब से आया था, 1820 से लेके 1870 तक यहाँ पे चला था, यानी 70 के बाद वहाबी मूवमेंट खत्म हो गया था सब। और याद रखना है कि इसका एम क्या था, वहाबी का शुरुआत में जो एम था आपका, पंजाब में जो आपका सिख है उनको हटा देना, ओवरथ्रो कर देना। और ये किससे इंस्पायर थे, ये इंस्पायर थे आपका शाह वाहिबुल्लाह से, शाह वाली उल्लाह से जो है ये इंस्पायर थे। और इंडिया में किए थे, तो इंडिया में जो लीड किए थे इनको सैयद अहमद ने इनको लीड किया था, इंडिया में सैयद अहमद ने लीड किया था। और इसका जो वहाबियों का जो बिहार में सेंटर था कहाँ पे था, पटना में था। और इसके मेन लीडर बने थे इनायत अली और विलायत अली। विलायत अली और इनायत अली इसके वहाबियों के इंपॉर्टेंट लीडर थे, और मेन सेंटर कहाँ था, पटना में था वहाबियों का, याद रखना। और साथ में इसका क्या वो था, यहाँ पे बिहार में जो एम था वो आपका मुस्लिम रिफॉर्म करना, मुस्लिम में रिफॉर्म करना, ये इसका मुख्य एम था। तो 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो त्रिपार्टी जो स्ट्रगल हुआ था उसमें राष्ट्रकूट थे, प्रतिहारा थे और पाल थे। पल्लव वंश वहाँ पे नहीं थे, तो पल्लव वंश वहाँ पे नहीं थे, आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिपार्टी स्ट्रगल किसके लिए हुआ था, वो आपका कन्नौज पे अधिकार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पल्लवों के बीच में युद्ध हुआ था। पाल की राजधानी, पाल वंश की राजधानी जो है, पाल वंश की राजधानी कहाँ पे, तो मुंगेर में थी। राष्ट्रकूट का राजधानी कहाँ पे, राष्ट्रकूट का हो जाएगा आपका मानेकखेत। और प्रतिहार की राजधानी जो थी आपकी कहाँ पे है, प्रतिहार की राजधानी ये थी आपकी कन्नौज में। जो प्रतिहार जो है लास्ट में विजय हुआ था तीनों के बीच में, और अपनी राजधानी को कन्नौज स्थापित किया था। याद रखना है, पाल वंश के फाउंडर कौन है, पाल वंश के फाउंडर गोपाल है। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर दांती दुर्ग हैं, और प्रतिहार के हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। पल्लव के फाउंडर आप मेरे को बताइएगा, नानुक थे क्या। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं, इनमें शवों को सिर किस दिशा में रखे मिलते थे। तो जो शवों का जो मतलब लाशों का जो सिर था वो कौन से डायरेक्शन में रखा जाता था, ये था आपका उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में इसको सर को रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, यानी बौद्ध संप्रदाय को दो संप्रदाय में विभाजन हुआ था, कौन में, तो चतुर्थ वाले में हुआ था, जिसमें कौन कौन सा आएगा, एक तो महायान आ जाएगा और एक हीनयान आ जाएगा। महायाना और हीनयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला संगति, पहला जब बौद्ध संगति हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और यहाँ पे जो है धम्म पिताका और सूत पिताका का संकलन हुआ था। इसके बाद जो है द्वितीय बौद्ध काउंसिल में जो इसके प्रेसिडेंट थे वो आपके सबाकामी थे। और यहाँ पे जो संकलन हुआ था आपका अष्टवीरावादिनी और महासंगनिका के बारे में बताता है यहाँ पे, अष्टवीरावादिनी और महासंगनिका। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था यहाँ पे अभिधाम पितक का संकलन हुआ था। अभिधाम पितक जो आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे आपका तृतीय संगति में संकलन हुआ था। और इसके हेड कौन थे, मोगली पुत्र तीतस हो जाएंगे। और लास्ट वाला आपको बता ही दिए, वासुमित्रा और अश्व घोष इसके वो किए थे, प्रेसिडेंटशिप किए थे। और यहाँ पे महायाना और हीनयान में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य मिला था, यह था आपका ऋजुपालिका नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को आपका ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। याद रखना है, इनका जो
महावीर स्वामी का जो आपका सिंबल था वो आपका लायन था, यानी शेर था। और ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में। इनका मृत्यु कहाँ पे होता है? पावापुरी में होता है। और ये जो है कौन से क्लेन से आता है? जंत्रिका क्लेन से आते हैं। कौन से क्लेन? जंत्रिका क्लेन से आते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और मदर का नाम था त्रिशला। याद रखें, याद रखना है। इन्होंने गृह त्याग किया था, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और कैवल्य की प्राप्ति इनको 42 साल में मिला था। लेकिन अंतर कितना है? 12 साल का अंतर था। इनको कैवल्य प्राप्त करने में 12 साल लगे थे। और इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो अपना पावापुरी में दिया था, पावापुरी राजगीर में दिया था। और इनके पहले सरमन को क्या कहते हैं? दिव्य धावनी कहते हैं। दिव्य धावनी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन है? आजीवक संप्रदाय के हो जाएंगे मक्खली गोसाल हो जाएंगे। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के आपके संस्थापक हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ संप्रदाय आपको याद करना पड़ेगा। एक तो हो जाएगा आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल, पाशुपत संप्रदाय हो जाएगा आपका लाकुलिशा, संकादी संप्रदाय हो जाएगा आपका निम्बाकरचार्य, शून्यवाद का सिद्धांत आपका नागार्जुन ने दिया था, योगाचार का सिद्धांत जो दिया था आपका मैत्रेय नाथ ने दिया था, लोकायत सेक्ट जो आपका बृहस्पति का था, और लिंगायत सेक्ट जो होता है लिंगायत हो जाएगा आपका बसावा का। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। ये थोड़ा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग किसके काल को कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग 23 का हो जाएगा आपका शाहजहाँ। तो स्थापत्य कला के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग जो कहलाता है आपका शाहजहाँ का कहलाता है, क्योंकि इसी के टाइम में जो है आपका ताजमहल बना था, रेड फोर्ट बना था और जामा मस्जिद बना था। याद रखना है। नेक्स्ट है मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? मुहत्सिब कौन था यहाँ पे मुगल काल में? तो ये थे आपके आचरण अधिकारी, यानी मोरालिटी ऑफिसर। मोरालिटी ऑफिसर हो जाएगा। आचरण अधिकारी जो थे मुहत्सिब कहलाते थे। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें तो जो आपका रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस राजस्व का देखता था वो देखता था वजीर देखता था। वजीर को सीएम कहलाता था। दीवान जो है इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता था, आय और इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता था दीवान। मीर बख्शी जो था आपका मिलिट्री का था, मीर बख्शी मिलिट्री हो जाएगा। और बस यही, और क्या बाकी बहुत सारे हैं यहाँ पे। काजी आपका जस्टिस हो जाएगा। मुहस्सिब का बता ही दिए, आचरण अधिकारी हो जाएगा। फिर जो है फौजदार जो हो जाएगा लॉ ऑर्डर को मेंटेन करेगा। अमल गुजार एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था यहाँ पे। अमील जो था आपका यहाँ पे, अमील जो था रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। मुकद्दम जो था हेड ऑफ विलेज था। पटवारी अकाउंटेंट था। फिर चौकीदार वॉचमैन था। ऐसे करके आपका चलेगा बहुत सारा। सदर जो था रिलीजियस जो धार्मिक हो जाएगा, सदर हो जाएगा। सदर को धार्मिक कहते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट रह गया तो यहाँ पे बहुत सारा है, आपको पूरा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज जो है कौन से विभाग में आएगा? तो ये आपका सैन्य विभाग हो जाएगा। दीवाने अर्ज जो होगा कौन से विभाग हो जाएगा? सैन्य विभाग हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दीवाने वजारत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो जाएगा वजारत। फिर उसके बाद जो है रसालत, दीवाने रसालत हो जाएगा आपका फॉरेन अफेयर का। उसके बाद है दीवाने इंशा, दीवाने इंशा हो जाएगा आपका किसके लिए? गवर्नमेंट पेपर के लिए हो जाएगा। दीवाने ख्वाजा हो जाएगा आपका जुडिशियल के लिए। और दीवाने बरीद जो हो जाएगा आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए हो जाएगा। और दीवाने समन जो हो जाएगा आपका रॉयल हाउस होल्ड के लिए हो जाएगा। ये सारे दीवान। थोड़ा सा इंग्लिश टर्म है तो याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन व दसवंत जो थे आपके किसके टाइम में थे? अकबर के टाइम में आए हुए थे। साथ में जो कौन थे? एक तो बसावन थे, एक दसवंत थे और एक जो था अब्दुल समद था। अब्दुल समद, तीन जो है यहाँ पे पेंटर थे। अब्दुल समद ने क्या लिखा है? आपका हजमनामा लिखे हैं। अब्दुल समद हजमनामा। दसवन फिर जो हो जाएगा आपका दसवन जो लिखा आपका रजमनामा हो जाएगा। लिखा नहीं होगा, पेंटिंग क्या होगा, पेंट किया होगा। और जो ये दसवन जो था इसने सुसाइड किया था। याद रखना है। पूछता है कि इनमें अकबर के पेंटर में कौन सुसाइड किया था? तो दसवंत ने सुसाइड किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और याद रखना है जहांगीर के टाइम में जो पेंटर थे उनको याद रखना है। एक तो मंसूर पेंटर थे। उसके बाद जो जहांगीर के टाइम में चेन ऑफ जस्टिस होता था और यहाँ पे डू शाही अस्पा का यहाँ पे सिस्टम था। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित बताना है, यहाँ पे नहीं है। तो नरोला आपका उत्तर प्रदेश में है, कुडंकुलम जो है आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, काकरापार गुजरात हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है आपका यहाँ पे वाट है, सबसे ज़्यादा मेगावाट का यहाँ पे तारापुर में है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। तो 38वीं 38 पैरेलल कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपका 49 पैरेलल हो जाएगा यूएस कनाडा के बीच में होता है। 38 पैरेलल बता ही दिए हैं। 31st पैरेलल हो जाएगा इराक और ईरान के बीच में है 31st पैरेलल। 17 पैरेलल आपका नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम हो जाएगा। मैनिगनॉट लाइन जो होता है आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में होता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैनिगनॉट लाइन होता है। इसके बाद जो है आपका डुरंड लाइन जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। इसके बाद आपका मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में। 24वां पैरेलल जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है। रेड क्लिप आपको पता ही है आपका इंडिया पाकिस्तान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो यहाँ पे बताना है 29 नंबर का। तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये आपका अच्छा है। ईंधन का ज्वलन ताप ना तो कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। और यही हमारा क्या है, गलत है। तो गलत वाले को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विटामिन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। विटामिन बी से हो जाएगा आपका। देखिए सब जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। विटामिन के किसके लिए काम, विटामिन ई हो जाएगा आपका किसके लिए, बांझपन के लिए हो जाएगा विटामिन ई। और विटामिन के लिए हो जाएगा हमारा ये रक्त का थक्का नहीं बनने देगा विटामिन के। तो फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 और 2 एक ही में आ रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। तो विटामिन बी7 किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बालों के झड़ने के लिए हो जाएगा। और विटामिन बी12 जगह आपका प्राणसी अरक्ता होना। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात होती है वो कौन सा हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर में होता है, या फिर आपका पारसेक में होता है। पारसेक या फिर लाइट ईयर में किया जाता है तारों के बीच की इकाई। और सन और अर्थ के बीच में एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है आपका सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो कौन सा वो रोग है, तो ये हो जाएगा आपका वर्णानता, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। वर्णानता ये होता है पुरुषों के तुलना में महिलाओं में ये बहुत कम होता है, पुरुषों में ये ज़्यादा होता है। वर्णानता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष जो है मायोपिया हो जाएगा, जिसमें आपका कौन सा हो जाएगा, आपका मायोपिया हो जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस होता है और इसमें आपका निगेटिव होता है, जो फोकस हो जाता है, फोकस क्या कहते हैं, इसका लेंस जो होता है निगेटिव होता है। और क्या इसमें बता दें, फिर घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है, तो हेमोग्लोबिन जो है किसको कैरी करता है, याद रखना हेमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि किसको कैरी करेगा, तो आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है। हेमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, आपको ऑक्सीजन को कैरी करता है, याद रखना है। फिर इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं लाल रक्त कोशिका यानी इसको हम आरबीसी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं। और ये इसका नंबर ऑफ डे कितना होता है, 120 दिन का इसका होता है। और ये आरबीसी में किसी प्रकार का न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं मिलता है। हेमोग्लोबिन को ये कैरी करता है। इसका लेकिन सबसे ज़्यादा एफिनिटी जो है आपका CO2 के साथ होता है। ये सबसे ज़्यादा जो अपना संबंध बनाता है वो CO2 के साथ बनाता है, सॉरी CO2 कर रहा हूँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाता है। ठीक है, ये इसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ऑक्सीजन का कम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हेमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, आयरन कंटेन करता है। और आरबीसी का ग्रेवयार्ड जो है स्प्लीन को कहते हैं, ये भी याद रखना है। और मलेरिया जो होता है वो आपका उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। और आरबीसी का नहीं बनना इसको कौन सा रोग कहलाता है, तो थैलेसीमिया रोग कहलाता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बुक के अनुसार जो ऑप्शन दे रखा है आपका गुप्त ऊष्मा दे रखा है।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त उसमें इसका दे रखा है बुक के हिसाब से। नेक्स्ट है हिंदी में एक क्वेश्चन था इसलिए मैं सर्च नहीं कर पाया, तो देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है? तो जो जीव द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत नहीं है वो कौन सा है? तो याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका पालक में विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आम भी इसका करेक्ट है, और मछली में भी विटामिन ए मिलता है। लेकिन जो है आपका आंसर जंतुओं के यकृत में और गुर्दे में मिलता है क्या? छत्तीस का सी नहीं, यहाँ पे विटामिन ए नहीं मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएगा। इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे बता दो, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और इसको कौन खोला? इसको हम पायलट पार्टिकल भी कहते हैं। पायलट ने इसको खोला था इसलिए पायलट पार्टिकल कहते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिरोध। प्रतिरोध का है ओम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, विद्युत प्रवाह अमीटर हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, और पावर का वाट हो जाएगा। तो इस तरह के मिला सकते हैं, देख लीजिएगा कौन सा मिल रहा है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व जो हो जाएगा आपका लिथियम का होता है। तो धातुओं में सबसे कम घनत्व होता है किसका? लिथियम का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और लिथियम को हम क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड कहते हैं। लिथियम को हम वाइट गोल्ड कहते हैं, जो कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कहलाता है, और एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 3 होता है। अगर हम बात करते हैं सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसको लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम क्या होता है? और सोडियम के बारे में बात करते हैं तो इसको केरोसिन के अंदर में रखा जाता है। हाईली रिएक्टिव होता है आपका सोडियम, और ये है इतना सॉफ्ट होता है कि ये किससे कट जाता है? नाइफ, छुरी से ये कट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कॉपर से, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसको हम Cu से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 29 होता है, और इसका जो ओर है उसको हम क्यूप्राइट कहते हैं या फिर चैल्कोपायराइट कहते हैं। चैल्कोपायराइट या फिर क्यूप्राइट या फिर चैल्कोसाइट, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पारा। पारा जो हो जाएगा इसको हम पारा को डिनोट करते हैं Hg से। इसका एटॉमिक नंबर 76 होता है, ये भी आपको याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। और ये जो है इसका जो कंपाउंड बनाता है इसके कंपाउंड को अमलगम कहते हैं, और यहाँ पे इसके ओर को क्या कहते हैं? आपका सिनेबार इसका ओर कहलाता है। याद रखना है जो मीना माता कन्वेंशन हुआ था किसके वजह से हुआ था? पारा के जो मरकरी पॉल्यूशन की वजह से मीना माता कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 2013 में हुआ था, याद रखना है, मरकरी पॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक होता है जिसमें लोचदार गुण होते हैं। कैसे गुण? लोचदार गुण होता है और प्राकृतिक बहुलक होता है। और याद रखना प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर होता है? ये आपका आइसोप्रीन का होता है। आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर जो है बहुलक होता है, याद रखना है, लिख लेना है आइसोप्रीन। और यहाँ पे जो होता है इसको टफ बनाने के लिए हम क्या इसमें ऐड करते हैं? तो इसमें सल्फर को ऐड किया जाता है टफ बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है उसको कौन डिटरमाइन करता है? ये करता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। नेक्स्ट है भागीरथी। देखिए यहाँ पे देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन 2 नदियाँ मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम पे क्या कहते हैं? उसको देवप्रयाग कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ प्रयाग है, मैं बता देता हूँ। रुद्र देवप्रयाग हो गया, उसके बाद आ गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या जाएगा आपका? अलकनंदा और मंदाकिनी आ जाएगा रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग में क्या हो जाएगा? अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा। विष्णु प्रयाग में हो जाएगा अलकनंदा और धौली गंगा हो जाएगी। और नंद प्रयाग में हो जाएगी अलकनंदा और नंदाकिनी। नाम से ही नंद से नंदाकिनी हो जाएगा, तो इजी था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कौन से राज्य से कर्क रेखा जो है टॉपिक ऑफ कैंसर जो है बीचों बीच निकलती है? तो ये निकलती है आपके मध्य प्रदेश से निकलती है बीचों बीच। याद रखना है कितने स्टेट से पास करती है? 8 स्टेट से पास करती है। कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे? तो याद रखना है इधर सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, गुजरात, राजस्थान, बीच में MP आता है, MP के बगल में छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बगल में आपका झारखंड आएगा, उसके बगल में आपका वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद लास्ट में त्रिपुरा एंड मिजोरम आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से पास करती है। इस तरीके से आपको याद रखना है मैप बेस्ड। फिर यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा
निम्नलिखित में कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में जो हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, याद रखना है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है 250 से सबसे ज़्यादा होता है, 250 से ज़्यादा रेनफॉल होता है और 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे सबसे मोटी कैनोपी मिलेगी, कैनोपी जो का सबसे थिक होगा, घना होगा। यहाँ पे एपीफाइट का संबंध जो आपका उस कटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है, याद रखना यहाँ पे कि जो आपका एपीफाइट होता है वो आपका इससे रिलेटेड होता है, उस कटिबंधीय वर्षावन से संबंधित होता है। यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेड़ जो है सनलाइट के लिए फाइट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए जो पेड़ों की हाइट होती है सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोम का, यानी सवाना घास के स्थल को, तो इसको हम क्या कहते हैं, सवाना को याद रखना है, यहाँ पे बिग गेम कंट्री कहते हैं। बिग गेम कंट्री किसको कहेंगे? सवाना को कहेंगे। बिग गेम कंट्री हो जाएगा सवाना को, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपका अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम होता है, यहाँ पे सीजन हो गया। यहाँ पे इसी को हम सूडान टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, याद रखना है, सूडान टाइप क्लाइमेट आपका सवाना को कहते हैं। टाल ग्रासेस होता है, यानी यहाँ पे जो घास होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए इसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं, एलिफेंट ग्रासेस को कहते हैं। और यहाँ पे पेड़ जो होते हैं छोटे होते हैं और इनका जो ट्रंक होता है ये मोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा नहीं मोटा होता है। बात करते हैं अब हम थोड़ा सा मैंग्रोव फॉरेस्ट का, तो ये कहाँ मिलता है? इसको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव? तो ये है वेस्ट बंगाल के सुंदरवन एरिया जो है, सुंदरवन जो पेड़ होता है उसको मैंग्रोव कहते हैं। और सुंदरवन लार्जेस्ट सबसे बड़ा है विश्व का, और इसको लिटोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, लिटोरल फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं। और ये क्या होता है? हेलोफाइट इसको यहाँ पे कहते हैं। और इसके रूट को क्या कहते हैं? आपका निमेटोफोर कहते हैं। इसके रूट में जो होता है निमेटोफोर कहलाता है, आपको ये बस याद रख लेना है। क्या याद रखना है? सुंदरवन मैंग्रोव वन में पूछता है, टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, इसी को लिटोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे हेलोफाइट रूट्स होता है और यहाँ पे निमेटोफोर भी रूट्स में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में, ये आपका सही है। फिर आपका बांदीपुर कर्नाटक, ये भी सही है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, ये भी सही है। तो 3 से तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सिंपल साइंस होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागर जलधारा कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अगुलास हो जाएगा। अगुलास आपका शीत जलधारा नहीं है, 45 का हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। बेंगोला आपको पता है मेढक होता है, बेंग कहलाता है, कैसा होता है आपका? ठंडा होता है, शांत होता है, शीतल हो जाएगा। हमबोल्ट भी क्या होता है आपका? ठंडा स्टॉर्म में क्या होता है? बारिश होती है पूरी जोरदार, वो भी क्या होता है? मौसम को ठंडा कर देता है, शीत हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। लेब्राडोर कुत्ता होता है जो कि बहुत शांत होता है, इसलिए इसको शीत क्या कहते हैं? महा जलधारा कहते हैं लेब्राडोर को। अगुलास में क्या होता है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे उल्लास होता है, उल्लास होगा तो बहुत ज़्यादा कूदेगा तो गर्मी होगा, इसलिए वार्म करंट कहते हैं। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों अलग अलग है। अगर दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा, दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। और याद रखें इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी बेसिन में, ठीक है, कावेरी बेसिन में क्या क्या है आपका? नागरहोल आएगा, सत्यमंगलम आएगा और वायनाड आएगा। कावेरी बेसिन में नागरहोल आएगा, सत्यमंगलम आएगा और वायनाड आपका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं वैगई, आपको याद रखना है मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। इसके साथ ही इसको वृद्धा गंगा भी कहते हैं, वृद्धा गंगा दक्षिण गंगा दोनों कहते हैं। इनका ओरिजिन कहाँ था? त्र्यंबकेश्वर नासिक से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो है कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है इस प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? तो यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पे, इस पर एक डैम बना हुआ है जायकवाड़ी डैम, गोदावरी नदी पे है। और यहाँ पे कलेश्वर प्रोजेक्ट भी इसी पे चल रहा है, गोदावरी पे। फिर बात करते हैं कृष्णा का। कृष्णा नदी हो जाएगा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलेगी जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो है इस पर डैम जो है आपका अलमाटी डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, श्री सलेम डैम है। और यहाँ पे तुंगभद्रा प्रोजेक्ट भी आपका कृष्णा नदी पे चलाया जा रहा है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट या फिर भद्रा प्रोजेक्ट दोनों ही आपका कृष्णा नदी पे है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। किसके लिए फेमस है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए फेमस है। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए ये आपका फेमस है, याद रखना है।
प्रशांत, रिंग ऑफ फायर, इसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यह तकलामकान आपका कहाँ पे, चाइना में है, थार आपका भारत में है, अटकामा चिली में है, गिब्सन आपका कहाँ पे, ये आपका अफ्रीका में नहीं है, आपका ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन हो गया, सिप्सन हो गया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, ये आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में होता है, याद रखना है। फिर अगर हम बात करें 49 का, प्रतिरोधक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कर रहा है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो ये होता है आपका जब हम जॉब चेंज कर रहे होते हैं उस दौरान के गैप को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हम एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करेंगे तो इसके बीच के जो टाइम पीरियड में हम लोग जो अनएम्प्लॉय रहेंगे तो उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यही होता है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का, इसको हम क्या कहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि आपका कहाँ पे होता है, कृषि में होता है। और श्रमिकों व्यक्तियों के उनकी योग्यता के अनुसार जो होता है निम्न स्तर का कार्य, यानी जो आपका ग्रेजुएट है लेकिन क्लर्क का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, याद रखना है। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके मैं कुछ बता देता हूँ कि एमएसपी जो लगता है आपका 23 प्रोडक्ट पे लगता है, 23 प्रोडक्ट पे आपका एमएसपी लगता है, जिसमें से जो है आपका एक तो है, इसको कौन करता है, इसको जो अप्रूव करता है CCEA करता है, इसको हम कहते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो इसको अप्रूव करता है। और इसको रिकमेंड कौन करता है, तो ये आपका जो है CACP रिकमेंड करता है। CACP हो गया आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस हो जाएगा, इसको रिकमेंड करता है। और याद रखें एक इंपॉर्टेंट कमेटी के अक्रॉस आया था मैं, जो है शांता कुमार कमेटी जो आपका FCI के रीस्ट्रक्चर से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये भी दिख लीजिएगा। योग का हो जाएगा पतंजलि, न्याय का हो जाएगा गौतम, सांख्य दर्शन कपिल हो जाएगा, चारवाक वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और बस यहाँ पे ये ठीक है कि आजीवक संप्रदाय जो आपका मक्खली गोसाल हो जाएगा, रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आज का मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते बता दूं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में है, और आप इंट्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।